एक सॉल्व कीजिए बच्चे। एक डायग्राम बनाना है। S1 S2 S1 आ रहा ना फिगर समझ में आप लोगों को? क्या है ये? सर्किट। कुछ गलती है क्या इसमें? शायद बैटरी का फिगर गलत है क्या? सही है। ये पॉजिटिव हो गया नेगेटिव हो गया? क्या होना क्या चाहिए? ठीक है। अच्छा ठीक है। अब लिखिए प्रोबेबिलिटी दैट स्विचेज S1 and S2 will work. Probability that switches S1 and S2 will work are 1/4 and 1/5. ये दो क्वेश्चन हैं, ये फर्स्ट क्वेश्चन, ये सेकंड क्वेश्चन, और दोनों के लिए डाटा यही है। What will be the probability that light will blow? What will be the probability that light will blow? बोलो। 2/5 1/20 है, ऐसा है। बोलो बच्चा क्या करेंगे? पहला क्वेश्चन के लिए क्या होगा? यूनियन या इंटरसेक्शन? इस बल्ब को यूनियन होगा या इंटरसेक्शन होगा? कोई भी स्विच वर्क करेगा तो दोनों में से कोई एक स्विच और वर्क करेगा तो यह ऑन हो जाएगा, तो यूनियन PS1 यूनियन S2। यह दोनों इंडिपेंडेंट है या डिपेंडेंट है? इंडिपेंडेंट है। इसका कैपेसिटी से कोई मतलब नहीं, ठीक है ना? तो यह है इंडिपेंडेंट। तो इंडिपेंडेंट इवेंट का यूनियन कैसे निकालेंगे? 1 - PS1 डैश PS2 डैश। तो 1 माइनस क्या हो जाएगा? यह 3/4 और यह हो जाएगा 4/5। ये हो जाएगा ना? 2/5 आएगा ना? कैसे किया था? और सेकेंड में क्या होगा? यूनियन या इंटरसेक्शन? इंटरसेक्शन। इंडिपेंडेंट इवेंट है तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, चलो कुछ क्वेश्चन और करते हैं कि यह टॉपिक और आपको क्लियर हो जाए। सपोज दैट Suppose that 9 is to 7 against leaving a person suppose that
कुछ तो गड़बड़ है इसमें। सपोज दैट इट इज इतना अगेंस्ट लिविंग ए पर्सन क्या लिखे थे? सपोज दैट, उसके बाद थोड़ा ऐड कर दीजिए। सपोज दैट ऑड्स इन फेवर सपोज दैट ऑड्स इन फेवर इज 9:7 अगेंस्ट लिविंग ए पर्सन हु इज 35 years who is 35 years till he is 65 and क्लियर है सेंटेंस ना? दिक्कत है? क्लियर है? सेंटेंस का मतलब समझ रहे हैं ना? एंड 3:2 अगेंस्ट ऑड्स फेवर, दो था ना, हम लोग लिख दिए ऑड्स इन फेवर, अगेंस्ट हटा के ऑफ लिख दीजिए, थोड़ा सही अच्छा नहीं, अब थोड़ा गलत लिखा हुआ। 3:2 ऑफ ए पर्सन बी, पहले में ए लिखे थे क्या? पर्सन नहीं लिखे थे ना? लिविंग ए पर्सन ए ऐसे कर लीजिए। एंड ए पर्सन बी हु इज 45 years 5 years till 75 find the chance that at least one person will be alive find the chance that at least one person will be alive 30 years later find the chance that at least one person will be alive 30 years later. बोलो बच्चे। बोलो बच्चे। हाँ, ऑड्स इन फेवर ही दोनों। लैंग्वेज कुछ भी लिखा हो, क्या फ़र्क पड़ता है उसे? कितना वर्ष है, क्या है? फाइनली सोचना है कि यूनियन निकालना है, इंटरसेक्शन निकालना है। क्या निकालना है? यूनियन। हाँ, इंडिपेंडेंट है या डिपेंडेंट है? इंडिपेंडेंट है, ठीक है, तो कंप्लीमेंटेशन रूल अप्लाई कर देना है। पीए कितना होगा? ऑड्स इन फेवर दिया हुआ है, तो पीए कितना हो जाएगा? 9/16। अब पीवी हो जाएगा 3/5। याद है ना, एनी बाई एन एस होता है ये, एनी बाई एनी डैश, तो दोनों का सम एन एस हो जाएगा। हमको निकालना है पी ए यूनियन बी 1 - पी ए डैश इंटू पी बी डैश, रख दीजिए, वही आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, a bag contains 3 white and 2 red balls. A bag contains 3 white and 2 red balls. Another bag contains 5 white, 3 red ball. Another bag contains 5 white, 3 red balls. If a bag is chosen at random, and a ball is drawn from it, what is the probability that it is white? A bag contains 3 white and 2 red balls. Another bag contains 5 white and 3 red balls. If a bag is chosen at random and a ball is drawn from it, what is the probability that it is white? सोचिए। बोलो। कैसे बनाया? बोलो। पहला इवेंट मान लीजिए सर कि बैग चूज कर रहे हैं, हाँ, तो 1/2 प्रोबेबिलिटी है, फिर बॉल को निकालनी है उसमें से। हाँ, ऐसे करना होगा। बैग भी चुनना है, वह भी एक्सपेरिमेंट ही है, ठीक है ना। और उसके बाद बॉल निकालना है, वो एक्सपेरिमेंट, 2 एक्सपेरिमेंट है। तो यहाँ पर 3 इवेंट मानेंगे। लेट ए मानेंगे कि फर्स्ट बैग सिलेक्टेड, इवेंट दैट, वो सब लिखने की जरूरत नहीं है। बी मानेंगे सेकेंड बैग सिलेक्टेड, और सी मानेंगे रेड बॉल का प्रोबेबिलिटी निकालना है, वाइट बॉल इज ड्रॉन। किस बैग से निकलेगा? तो जो सिलेक्ट होगा उससे, ठीक है। तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन सी, ऐसे लिखें। हो सकता है कि फर्स्ट बैग सेलेक्ट हो और तब व्हाइट बॉल आया हो, तो ए इंटरसेक्शन सी प्लस दूसरा केस क्या होगा, बी इंटरसेक्शन सी, ऐसे, ठीक है। अब यह इंडिपेंडेंट है या डिपेंडेंट है? डिपेंडेंट हो जाएगा ना। बैग ए पर सी क्या करेगा, डिपेंड करेगा, तो इनटू नहीं कर सकते हैं। तो बोलो मल्टीप्लिकेशन थ्योरम का फार्मूला, ओरिजिनल फार्मूला, पी ए इंटू सी बाई ए, ऐसे लिखना होगा। पी ए इंटू पी सी नहीं लिखेंगे, समझ रहे ना। प्लस यह क्या होगा, पी बी इंटू पी सी बाई बी।
पी ए निकालो। अब 2 बैग है, पहला बैग सेलेक्ट हो, इसका चांस 1/2। अब पहला बैग सेलेक्ट हो गया तो इससे व्हाइट बॉल निकले 3/, फार्मूला कुछ भी हो लगभग वही रहेगा, N/NS। ये भले लिख रहे हैं इस तरह से, लेकिन न्यूज तो इसी तरह कर रहे हैं ना। इसका भी क्या हो जाएगा 1/2 और 5/8, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, 2-3 इंटरसेक्शन का सम है यह। यहाँ 2 आया, ऐसे और क्वेश्चन आएगा जिसमें 2-3 इंटरसेक्शन रहेगा। बोलो बच्चा। सर पिछले क्वेश्चन में यूनियन टू गेट था, पिछले क्वेश्चन में ऑड्स इन फेवर वाला क्वेश्चन था सर ये वाला, हाँ हाँ यूनियन टू गेट था। यूनियन ही लगाना था। तो एटलीस्ट 1 पर्सन, एटलीस्ट 1 का मतलब क्या था, यूनियन। कम से कम एक। हाँ, एटलीस्ट 1 होगा तो यूनियन, बोथ होगा तो इंटरसेक्शन, एक हो गया तब दूसरा होना है तो कंडीशन। बस ये 3 चीज़ तो पढ़े हैं अभी तक। ठीक है, बन जाएगा, होगा ऐसा क्वेश्चन सब एनसीईआरटी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ABC are contesting for post of director. ABC are contesting for post of director with probability of winning 0.3, 0.2, 0.5। with probability of winning 0.3 रेस्पेक्टिवली है। इफ ए विन्स, इसके बाद है इफ ए विन्स द probability of introducing a new product is, if A wins, the probability of introducing a new product is 0.7. Introducing a new product is 0.7. Similarly for B and C, probabilities are 0.6, 0.5. Similarly for B and C, probabilities are 0.6, 0.5. Find the probability that new product will be introduced. Find the probability that new product will be introduced. रिपीट करें क्वेश्चन।
हो गया, ये तो होना चाहिए सही। अब इस बार बोलो आंसर क्या है? 0.58। अच्छा हमारा इधर उधर हो गया है ना डाटा, हो सकता है हम इधर उधर लिखा दिए हैं। मेरा जो आंसर है 0.63 है, लेकिन हमारा डाटा इधर उधर हो गया है, इसलिए आंसर बदल जाएगा। सिमिलर क्वेश्चन है। 4 इवेंट मानेंगे, एक मानेंगे कि ए सिलेक्ट हो रहा है, हाँ ए डायरेक्टर बन रहा है, बी का मतलब बी डायरेक्टर बन रहा है, सी का मतलब सी डायरेक्टर बन रहा है, और डी मानेंगे कि न्यू प्रोडक्ट लॉन्च हो रहा है। या एन लिखते हैं या डी लिखिए, जो में। अब क्या करना होगा? रिक्वायर्ड, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन एन प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन एन प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इंटरसेक्शन एन। सही है? फॉर्मूला लिखिए, डायरेक्ट आंसर लिखे, डायरेक्ट वैल्यू लिखे। पी ए, तो पी ए हो जाएगा 0.3, आई ए है तो प्रोडक्ट लॉन्च हो 0.7, वैसे मल्टीप्लाई करके ऐड कर देना है। बन गया था हिमांशु? हो जाएगा ना? तो यह आगे आने वाले टॉपिक का क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर लिए, ठीक है? तो उस टॉपिक को अब लिख लीजिए, क्योंकि वो टॉपिक थोड़ा डिफिकल्ट था समझाने में, अब समझने में आसान हो जाएगा। तो अब लिखिए थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी, इसका नाम टोटल है इसलिए क्योंकि यह एक मल्टीप्लिकेशन थ्योरम है, दूसरा मल्टीप्लिकेशन थ्योरम, 2-3 मल्टीप्लिकेशन थ्योरम का सम है, इसलिए इसका नाम है टोटल प्रोबेबिलिटी। इसमें एक वर्ड यूज होगा, पार्टीशन ऑफ ए सेट। पार्टीशन ऑफ ए सेट, जैसे कोई एक सेट है, इसको पार्ट पार्ट आपको बांटना है, सबसेट बनाना है ऐसे। कुछ सबसेट ऐसे बना दिए, कुछ ऐसे, माने पूरे, माने कोई एलिमेंट छोड़ना नहीं है। यह एक सबसेट हो गया, यह एक सबसेट हो गया, यह एक सबसेट हो गया, ठीक है? तो यह सब इसके पार्टीशन हो गए। लेकिन वास्तव में इसको पार्टीशन नहीं बोलेंगे। पार्टीशन में कंडीशन है कि कोई भी 2 सबसेट में कॉमन एलिमेंट नहीं होना चाहिए। यही डिफिनीशन हम लोग लिखने वाले हैं। तो पार्टीशन ऑफ ए सेट का मतलब है A1, A2, A3 डॉट डॉट AN are called partition of a set S if, पार्टीशन कब बोलेंगे? इफ। फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट कंडीशन, इफ ए आई बी नॉन एम्प्टी। नॉन एम्प्टी का मतलब समझ रहे हैं ना, कोई फाइल नहीं होना चाहिए। सेकेंड, इफ ऑल ए आई बी म्यूचुअली एग्जॉस्टिव। बोलो एग्जॉस्टिव का मतलब? हाँ, सबका यूनियन करे तो फिर एस हो जाए। और थर्ड है ए आई बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। एक्सक्लूसिव वर्ड पहले बताना था लेकिन ये छूट गया था, अभी समझ जाएंगे। एक्सक्लूसिव का मतलब डिसजॉइंट होता है, और डिसजॉइंट तो समझ चुके थे। डिसजॉइंट का मतलब कॉमन नहीं होना चाहिए। तो ये 3 कंडीशन किसी सेट के सबसेट का है तो वह उसको पार्टीशन बोला जाएगा।
दैट इज AI इंटरसेक्शन AJ शुड बी 5। डिसजॉइंट या एक्सक्लूसिव का मतलब है शुड बी 5। अब इसको डायग्राम के रूप में बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे? तो यह हो गया यूनिवर्सल सेट या सैंपल स्पेस। अब चूंकि ऐसे ऐसे बनाएंगे ना तो कुछ कट जाएगा या छट जाएगा, ठीक है। तो हम लोग इसको सबसेट, यह एक A1 सबसेट हो गया, यह एक A2 सबसेट हो गया, अब कोई कॉमन नहीं होगा। यह A3 सबसेट हो गया, और जो बच गया उसको AN बोल दिए, ठीक है ना। तो एग्जॉस्टिव, एक्सक्लूसिव, नॉन एम्प्टी, ये 3 कंडीशन है। तो इसको बोलेंगे कि ये सभी पार्टीशन, ठीक है। अब सेकेंड पॉइंट लिखेंगे, थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। इसको मिटाना पड़ेगा। अब इसका फॉर्मूला लिखना है थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम को याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, यह सिंपल मल्टीप्लिकेशन थ्योरम का सम है। एक ही क्वेश्चन में 2-3 मल्टीप्लिकेशन थ्योरम हो तो उसी का नाम है थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। तो थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी का स्टेटमेंट लिखिए, लेट A1 A2 AN बी नॉन एम्प्टी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट्स, ठीक है ना। फिर तीनों, मतलब यह डिफिनीशन नहीं भी लिखते तो फिर इसी में सब आ जाता, एक्स्ट्रा समझाने के लिए लिख दिए। या सिंपली हम लिख सकते थे कि A1 A2 AN B पार्टीशन। 3 वर्ड लिखे हैं ना, नॉन एम्प्टी, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव। 3 वर्ड के बदले में केवल क्या लिख सकते हैं? पार्टीशन है, ठीक है ना, सैंपल स्पेस का भी नॉन एम्प्टी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स एंड A B एन इवेंट। ये एक नया इवेंट है, A B एन इवेंट which occurs in conjunction with A1 A2 AN। Events A be the event which occurs in conjunction with A1 A2 AN, then PA का फॉर्मूला क्या होगा? इसी का नाम है थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। PA का फॉर्मूला क्या होगा? तो PA का फॉर्मूला होगा PA1 इंटरसेक्शन A प्लस PA2 इंटरसेक्शन A डॉट डॉट PAN इंटरसेक्शन A, और इसको ब्रेक करेंगे तो हो जाएगा PA1 इंटू PA/A1 प्लस PA2 PA/A2, ठीक है ना। हाँ, इसको रटना नहीं है, यह समझिए कि मल्टीप्लिकेशन थ्योरम मेनी टाइम्स है, उसी को बोलते हैं थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। ठीक है, थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। अब इसका प्रूफ, ये जो फॉर्मूला आया कैसे आया? कंजंक्शन एक वर्ड है, या 2-3 आगे भी बेस थ्योरम में भी हम लोग उसको रिपीट करेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ? यह A1 A2 A3 यह AN, ऐसे, ठीक है। अब एग्जाम्पल से भी इसको, पैरेलल एग्जाम्पल को भी एक्सप्लेन करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या था बैग वाला, कि 2 बैग था, ठीक है, 2 बैग था A और B, तो एक बैग इधर एक बैग इधर, A और B। अब क्या है, रेंडमली
दोनों में से कोई एक सेलेक्ट करेंगे और फिर बॉल निकालेंगे। अब वो बॉल क्या होना चाहिए? वाइट। तो वाइट बॉल का जो सेट होगा वह बोल देंगे, या A1 A2 बोल दिए बैक को, और जो वाइट बॉल निकलेगा वह हो गया A। जो वाइट बॉल ड्रॉ करने का जो इवेंट है वह हो गया A। तो A कब अगर होगा? तो इन द कंजंक्शन ऑफ A1 और A2। इसका मतलब यही हुआ, कंजंक्शन का मतलब यही हुआ कि इसका कुछ एलिमेंट, इसका कुछ एलिमेंट, इसका कुछ एलिमेंट लेके एक नया इवेंट बना दिया गया और उसी को A बोल रहे हैं। A का इंटरसेक्शन A1 के साथ होगा, A का इंटरसेक्शन A2 के साथ होगा, हो सकता है A3 के साथ नहीं हो, समझ रहे ना? तो इसके कुछ जो S के जो सबसेट हैं उसमें से कुछ एलिमेंट लेकर के एक नया सबसेट बनाया गया, उसी को क्या बोलते हैं? कंजंक्शन इवेंट। तो एक हम लोग इसमें इवेंट A बोल दिया, यही है कंजंक्शन, अकर्स इन कंजंक्शन। ठीक है। अब देखिए, अब आपको पता है क्या A को हम लोग लिख सकते हैं क्या? A इंटरसेक्शन S लिखा जा सकता है ना? किसी को लिखा जा सकता है। देखो बच्चे, देख लो, फिर बाद में लिखना। A को लिख सकते हैं ना, A इंटरसेक्शन S। अब ये फॉर्मूला ड्राइव कर रहे हैं, ड्राइव करने की हालांकि जरूरत नहीं था, तो ऐसे भी समझ जाते। एग्जाम्पल जो क्वेश्चन सोल्व कर चुके थे हम लोग, तो आपको दिख रहा होगा क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन जो लिखे थे यही दिख रहा होगा ना? नहीं समझ में आ रहा है? यह वाइट बॉल का इवेंट, यह पहला बैग, यह वाइट बॉल दूसरा बैग, वही है, दो केस था, दोनों का सम। तो A को लिख सकते हैं A इंटरसेक्शन S, और S के जगह पर लिख सकते हैं A1 यूनियन A2 यूनियन डॉट 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 AN। लिखा जा सकता है ना? सभी का यूनियन S है। अब इसको ब्रेक कर दिया, A इंटरसेक्शन A1 यूनियन A इंटरसेक्शन A2, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ सेट थ्योरी का, इंटरसेक्शन डॉट 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 यूनियन A इंटरसेक्शन AN। यह इंटरसेक्शन सबके साथ डिस्ट्रीब्यूट हो गया ऐसे। अब इस डायग्राम में बताइए A इंटरसेक्शन A1 रीजन कौन होगा? डायग्राम ये छोटा वाला होगा, यह रीजन। A इंटरसेक्शन A2 इधर वाला रीजन। इन दोनों में कॉमन कुछ होगा क्या? नहीं होगा, तो यह डिसजॉइंट है, नो कॉमन। समझ रहे हैं ना? कॉमन नहीं है, तो कॉमन नहीं है तो उनके यूनियन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? तो सिंपली सम हो जाएगा। इसको एक इवेंट बोल दो, E1, यह E2, यह EN। ठीक है। यूनियन का फॉर्मूला अप्लाई करना है एडिशन थ्योरम में, तो जब कॉमन नहीं होगा तो सिंपल एडिशन थ्योरम क्या हो जाएगा? सबका सम। तो सबका सम हो जाएगा PA इंटरसेक्शन A1 प्लस PA इंटरसेक्शन A2 और डॉट डॉट PA इंटरसेक्शन AN। अब उसके बाद मल्टीप्लिकेशन थ्योरम वर्क करेगा। लिखेगा कि समझ जाएंगे ना? अब इसके बाद तो क्या करना है? तो पहले A नहीं लिखना है, पहले A1 लिखना है। दोनों में से कोई एक लिख सकते हैं। PA इंटरसेक्शन B में आप चाहें तो लिख सकते हैं PA इंटू PB बाई A, या चाहे तो PB बाई इंटू PA बाई B। ठीक है ना? लेकिन इसमें पहले आकर A1 हो रहा है तब आकर A होगा, तो इसलिए पहले वैल्यू किसका लिखेंगे? PA1 का, और तब A बाई A1। समझ पाएंगे ना? तो ये है थ्योरम ऑफ टोटल पोलिटी का फॉर्मूला, जो बहुत ही सिंपल है। इसको समझ जाइए कि 2-3 मल्टीप्लिकेशन थ्योरम को एक साथ रख दीजिए तो वही हो गया थ्योरम ऑफ टोटल पोलिटी। नोट करना है तो नोट कर सकते हैं। बोलो, समझ में आया? पढ़ा सकता है किसी को? बोलो, थ्योरम ऑफ टोटल पोलिटी किसी को पढ़ाना हो तो पढ़ा सकते हो, कॉपी देख करके पढ़ा सकते हो। कुछ डाउट पूछेगा तो समझा सकते हो? बोलो तो हम पूछेंगे डाउट। कॉपी है ना तुम्हारे पास? गोपी साइलेंट जोन में चला गया है। इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट, एम्बीवर्ट, 3 वर्ड होता है ना?
इंट्रोवर्ट का मतलब बताओ। टुवार्ड माने इनवर्ड, टुवार्ड्स इनवर्ड। एक्सट्रोवर्ट का मतलब हो गया टुवार्ड्स आउटवर्ड। एम्बिवर्ट का मतलब दोनों तरफ, तो दोनों तरफ रहना है। टेंशन नहीं लेना है, सब हो जाएगा। क्यों टेंशन में इतना? बाकी ढका है चेहरे से टेंशन में लग रहा है। एक आदमी था, ट्रेन में चढ़ा और कुछ अपना सामान रखा हुआ था बैग में, वह सर पर रखे हुआ था। अब बूढ़े थे वो आदमी, लेकिन ट्रेन पर उतार के रख नहीं रहे थे। ट्रेन पर चढ़ गए और उसको रखे हुए थे। तो जो और लोग था वो बोला कि इसको उतार के रख दीजिए, तो बोले कि नहीं, ट्रेन पर कितना अत्याचार करेंगे, तो हम हैं इस पर, और फिर इसको बाहर को भी रख दें तो ये ट्रेन में ज़्यादा अत्याचार हो जाएगा। तो सब स्टूडेंट टाइप का था, सब समझाना शुरू कर दिया कि आप रखिए चाहे नहीं रखिए, बाहर तो यही है ट्रेन पर। तो बोले कि यही हम भी बात समझाते हैं लोगों को कि नेचर का जो रूल है ना वो ट्रेन है, ठीक है। आज जो टेंशन है, चिंता है, मोह माया है, ग्रीड है, इमोशन है, वो सब ये बैग का भार है। ठीक है, तो नेचर का एक अपना रूल है जो उसको कैरी करते रहेगा। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, खाना खाते भी रहते हैं, उसको ढोते रहते हैं, सोचते रहते हैं टेंशन के बारे में, सोते भी रहते हैं तो सोचते रहते हैं। समझा? तब लोगों को समझ में आया कि कोई साधारण आदमी नहीं था ये। बोलो कौन आदमी हो सकता है वैसा? कोई भारत का कोई ऐसा आदमी जो इस स्टोरी से उसका पर्सनालिटी मिलता हो? राम बहुत बौने हो जाएंगे इस स्टोरी में। कृष्ण अच्छा इसमें चल रहा है। इसको पहले इसको नोट। लास्ट पॉइंट तो इसमें रिकॉर्ड होना चाहिए था कि जो सुनता वो भी थोड़ा मोटिवेट होता। एनीहाउ, अब नोट में लिखिए, एक ना ट्री टाइप का प्रॉब्लम आता है, थोड़ा काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होता है, तो उसको फिगर डायग्राम बना करके हम लोग समझेंगे। ट्री प्रॉब्लम, ठीक है। इसमें लंबा चौड़ा क्वेश्चन होगा, लेकिन दो चीज़ पर ध्यान देना है। दो तरह का स्टेटमेंट लिखा हुआ रहेगा कि एक इवेंट जो अकर हो गया और दूसरा इवेंट का पॉलिटी जो इसका निकालना है। दो इवेंट को आपको आइडेंटिफाई करना है, ठीक है ना। जैसे बॉल निकाला गया, रेड पाया गया, तो इसका मतलब इसका रिजल्ट दिया गया है तो वह ए मानेंगे, ठीक है। अब फाइंड द पॉलिटी दैट बॉल बी वाइट, तो उसको क्या मानेंगे? बी मानेंगे। जो क्वेश्चन निकालना है जिसका वैल्यू उसको बी मानना है, और जो अकर हो चुका है उसको ए मानना है। फिर एग्जाम्पल समझेंगे उसके बाद क्या करना है। तो इसमें मेथड यही हो गया, इवेंट हुज रिजल्ट इज गिवन, उसको ए इवेंट मानेंगे। इवेंट हुज प्रोबेबिलिटी इज टू बी फाउंड, उसको बी मानना है। इसके बाद रेस्ट क्वेश्चन से समझेंगे कि क्या करना है। तो क्वेश्चन लिखिए, और संयोग से यह क्वेश्चन एनसीईआरटी में भी है। थोड़ा डिफिकल्ट है लेकिन समझ जाएंगे तो आसान होगा। स्कूल वाला पॉलिटी को नहीं हटाया है कोरोना में, जो सिलेबस जो कट हुआ है। क्या कट हुआ था पॉलिटी का? कौन कौन? बेज थ्योरी है कि नहीं है? बेज थ्योरम है, मीन वेरिएंस हटा दिया है, तो उसको पढ़ने की जरूरत नहीं है ना। बोलो, मीन्स पढ़ना है। अच्छा हाँ, आईटी मीन्स में उसमें तो नहीं कट किया है ना। हाँ मीन्स पर कुछ नहीं कटा है, ऑक्सीजन रहेगा, पर वैसा कोई क्लैरिफिकेशन नहीं है कि पूरा हटा देंगे। उसने देखा ना सिलेबस, सब्जेक्ट में रिड्यूस नहीं किया है सब। चलो देखते हैं। हाँ तो फिर ठीक है।
30 क्वेश्चन आ रहा है जो इंटीजर टाइप 10 हुआ उसमें से 5 करना है। अच्छा इंटीजर टाइप में 10 आ रहा है उसमें से 5 करना है। अच्छा कुछ ऑप्शन रहेगा ऑप्शनल में इधर उधर रहेगा। हाँ तो मीन्स आसान होता है, उसको ऑप्शनल में नहीं रख करके उसको कंपल्सरी में रख लो। ठीक है, क्वेश्चन लिखिए, वो ये थोड़ा सा टाइम लगता है उसमें। कंसीडर द एक्सपेरिमेंट ऑफ थ्रोइंग ए डाई। कंसीडर द एक्सपेरिमेंट ऑफ थ्रोइंग ए डाई if a multiple of 3 comes up, if multiple of 3 comes up, throw the die again, if क्या रिपीट करें? हाँ तो बोलो, कंसीडर द एक्सपेरिमेंट ऑफ थ्रोइंग ए डाई, if a multiple of 3 comes up, throw the die again, and if any other number comes, toss a coin. Find the probability of event. Toss a coin. Find the probability of event. The coin shows a tail. Given that at least one die shows a 3. Okay. अब इसमें ना 2 पार्ट में एक्सपेरिमेंट है, तो इसको डायग्राम बना करके हम लोग फिर डाटा इसे एक्सट्रैक्ट करेंगे। सबसे पहले क्या करना है, डाई को थ्रो करना है। तो डाइस को थ्रो किए, डाइस लिखते हैं कि डाई लिखते हैं? डाइस को थ्रो किए। तो इसको भी 2 ग्रुप बनाना है। एक ग्रुप बनाएंगे कि मल्टीपल ऑफ 3 है और दूसरा ग्रुप बनाएंगे अदर नंबर है। तो मल्टीपल ऑफ 3 मान लीजिए इस ब्रांच में बनाते हैं और अदर नंबर्स इस ब्रांच में बनाते हैं। तो मल्टीपल ऑफ 3 क्या क्या आ सकता है? 3, 6, 9, समझ लीजिए 3, 6। अदर नंबर में हो जाएगा 1, 2, 4, 5। डॉट भी कर सकते थे लेकिन 4 है तो पूरा लिख दिए। अब यदि 3 और 6 में से कोई एक आता है तो फिर क्या करना है? फिर दूसरा डाइस को थ्रो करना है ना, फिर डाइस को थ्रो करना है। तो इसके बाद जो है ना अगेन डाइस को थ्रो करना है। तो जब डाइस को थ्रो करेंगे तो इसमें क्या क्या इवेंट आएगा 1 से लेकर के 6 तक। तो 3,1, 3,2 से 3,6, समझ रहे हैं ना। फिर 6,1, 6,2 से 6,6। तो 3,1 से लेकर के 3,6 लिख दिए, समझ रहे हैं। अब फिर इसके साथ 6,1 से लेकर के 6,6, समझ आएंगे ना। ये तो केवल देखने के लिए हम लोग कर रहे हैं, क्वेश्चन तो सॉल्व करेंगे फॉर्मूला से। इसमें से कोई एक आता है तो क्या करना है? क्वाइन को टॉस करना है। तो इसके साथ जो है ना क्वाइन टॉस करेंगे। तो क्वाइन टॉस करेंगे तो क्या आएगा? हेड या टेल। तो 1 के साथ हेड और 1 के साथ टेल। फिर 2 के साथ हेड, 2 के साथ टेल। डॉट कर लेते हैं। 5 के साथ हेड, 5 के साथ टेल। ठीक है, अब इससे हम लोग NEYNS लिखेंगे डायग्राम से। अब क्वेश्चन देखेंगे। A और B 2 इवेंट आपको पहचानना है। बोलो A किसको मानना है? A किसको मानना है? एटलीस्ट 1 डाइस सो ए 3 आए, इसको ये मानना है। ठीक है ना, इवेंट को ये मानना है ना। वो तो एक्सपेरिमेंट में डाइस हो गया। ठीक है ना।
तो ये मानेंगे कि 3 कम्स अप इवेंट दैट डाइस शोज 3 या 3 कम्स अप। अब बी किसको मानना है? जिसका रिजल्ट, जिसका जो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, जिसका वैल्यू, तो क्या है? टेल। तो बी का मतलब है इवेंट दैट टेल कम्स अप। सही है? क्लियर है? इतना मानने के बाद आपको 2 वैल्यू निकालना है, पी ए निकालना है और ए इंटरसेक्शन बी निकालना है, बस। अच्छा, क्या हमको निकालना क्या है फाइनली? क्वेश्चन में क्या निकालना है? कंडीशनल है या मल्टीप्लिकेशन है? क्या है यह क्वेश्चन? गिवन दैट एक अकर हो चुका है तब दूसरा निकालना है, तो कंडीशनल है, कॉम्प्लिकेटेड कंडीशनल है। तो ए मान लिया, बी जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो हमको वैल्यू निकालना है पी बी बाई ए का, इसी का वैल्यू निकालना है। अभी तक हमको लोग कुछ नहीं किए हैं, यह डाटा है वो लिखे, कि यह जो हमारा टेक्निक था वह यूज किए। अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि पी बी बाई ए निकाल, इसका फॉर्मूला बोलो क्या होता है? पी ए इंटरसेक्शन बी बाई पी। तो पी बी को लिस्टिंग नहीं करेंगे, बी को लिस्टिंग नहीं करेंगे, हम 2 ही वैल्यू निकालेंगे, पी ए और ए इंटरसेक्शन बी। तो पी ए निकालिए, पी ए का मतलब क्या हुआ? एटलीस्ट 1 3 है ना, एटलीस्ट में लिख देते हैं कि वो भी ध्यान में रहे। एटलीस्ट 1 3 कम्स अप, ठीक है। और यह ना इक्वली लाइकली नहीं है। जैसे मान लो क्वाइन को टॉस करेंगे तो हेड आने का चांस 1/2, टेल आने का चांस भी। अब क्वाइन का मैन्युफैक्चरिंग गड़बड़ी कर दिया जाए तो हो सकता है कि इसका 1/3 हो, इसका 1/4 हो, ठीक है ना। तो अलग अलग एलिमेंट का अलग अलग पॉलिटी लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर पी ए निकालने के लिए हमको देखना है जहाँ जहाँ 3 है उन सभी का सेपरेट क्वालिटी निकालेंगे। तो कम से कम एक 3 हो, तो यहाँ पर एक 3 है, तो इस 3 आने का चांस क्या होगा? ये 3 कहाँ पर आया था? एक डाइस को थ्रो करने में। तो इस 3 को आने का चांस क्या है? 1/6 इंटू, ठीक है। इस 1 को आने का चांस क्या है दूसरे डाइस पर? तो वह भी 1/6 प्लस। समझ रहा है ना? क्लियर है? फिर इसका 3 आने का चांस 1/6 और 6 को आने का चांस 1/6। मतलब क्या कर सकते हैं? 1/6 इंटू 1/6 इंटू कितना टाइम्स? अच्छा नहीं, कितना टाइम्स? नहीं 6 नहीं, अच्छा हाँ, वो काउंट करना है ना, वो डॉट हो गया है ना, या यहाँ से यहाँ काउंट करना है। 3 1 से लेकर कहाँ तक? तो कितना टर्म हो जाएगा? 6 टर्म हो जाएगा। तो 6 टाइम्स, समझ पा रहे हैं? तो इसका क्या आ गया वैल्यू? 1/6। और कहीं 3 नहीं छूटा है ना, इसमें तो 3 नहीं है, तो नहीं है, ठीक है। क्लियर है? तो पी ए हो गया। अब लिखना है हमको ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या है? ए का मतलब 3 होना चाहिए और बी का मतलब टेल होना चाहिए। तो ऐसा कोई एलिमेंट देखिए 3T हो, नहीं है, तो 5 हो गया। समझ रहे हैं ना? ए इंटरसेक्शन बी यहाँ पर नहीं है। अब क्वेश्चन का वैल्यू निकाल देना है, पी बी बाई ए, तो 0/PA, तो आंसर हो जाएगा इसका 0। बोलो। हाँ देखो, सबसे पहले क्या करना है, इसमें ना 2 एक्सपेरिमेंट है और उसमें कंडीशन के अकॉर्डिंग है कि डाइस पर 3 का मल्टीपल आएगा तो डाइस थ्रो करना है, अदर नंबर आएगा तो कॉइन टॉस करना है, ठीक है ना। 2 एक्सपेरिमेंट है, तो एलिमेंट ना कार्टेशियन सेट पढ़े है ना, कार्टेशियन प्रोडक्ट सेट थ्योरी में पेयर में लिखना है एलिमेंट। एक और मान लो डाइस को थ्रो करते, तब क्या करते? 3 नंबर एक एलिमेंट में रहता, ठीक है। तो यहाँ पर 2 पार्ट में हो रहा है, डाइस डाइस, तो फाइनल जो एलिमेंट लिखेंगे 2 नंबर लिखेंगे। तो 3 पहला डाइस का हो गया और 1 क्या हो गया? सेकेंड डाइस का। या 3 कांस्टेंट है, तो 3 1 3 2 से लेकर कहाँ तक? 3 6। सिमिलरली 6 1 से लेकर के
6 6। अदर नंबर का अलग ब्रांच हो गया। इसके साथ क्वाइन है तो 1 के साथ 1 हेड 1 टेल, वैसे लिख दिया। अब इसके बाद 2 इवेंट पहचानना है, जिसका रिजल्ट पता है उसको ए मानेंगे और जिसका वैल्यू निकालना है उसको बी मानना है। और यह कंडीशनल का टॉपिक है तो पी बी बाई ए निकालना है। अब इसका वैल्यू निकालने के लिए हमको पी बी नहीं लिखना है, क्या लिखना है हमको? ए इंटरसेक्शन बी लिखना है और पी ए लिखना है, 2 ही चीज़ लिखना है। तो पी ए देखना है और जहाँ जहाँ पर है इंडिविजुअल पॉलिटी निकालेंगे एक एक एलिमेंट का, डायरेक्ट एनी बाई एन एस नहीं करेंगे। एक एक, जैसे इसमें ये दोनों का एक साथ पॉलिटी निकालेंगे, 3 का अलग निकालेंगे, 1 का अलग निकालेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3 किस डाइस का था? फर्स्ट डाइस का, सेकंड डाइस का? फर्स्ट डाइस। तो फर्स्ट डाइस में 3 एक बार है, 1/6, समझ रहे हैं ना? क्लियर है? फिर सेकेंड डाइस का 1 है तो उसका 1/6। नहीं 2 ही बार करना है, डाइस को थ्रो किए फिर दूसरा, बस खत्म। अब इसमें नहीं, इसमें फिर 3 आ गया तो फिर सीरीज में नहीं कंटिन्यू करना है। नहीं भाई, 3 आया तो एक बार डाइस थ्रो करना है, उसके बाद जो आ गया वो देख लेना है। फिर अदर नंबर आया तो कॉइन टॉस करना है। ए इवेंट में है एटलीस्ट 1 3 कम्स, हाँ। और वहाँ पे तो 6 1 6 2 भी है, तो वो वाला ले लेंगे। प्रोबेबिलिटी ए नहीं, अच्छा ये छूटा गया कुछ? ज़्यादा होगा। नहीं यहाँ पर इसमें 6 3 भी होगा क्या? हाँ, एक आएगा 6। हाँ तो 6 3 तो 7 टाइम्स हो जाएगा, समझ रहे हैं ना? एटलीस्ट 1 3 कम्स अप है ना क्वेश्चन में, तो यह 7 टर्म्स हो जाएगा, 7/6। कुछ गड़बड़ हो गया क्या? नहीं तो 7/36 सब सही है ना, वो काट दे रहा, 7/36। ये समझे हैं क्या? बोलो। अरे इसमें भी तो एक आएगा ना 6 3, तो 6 आने का चांस 1/6, 3 आने का भी चांस 1/6, तो 7 बार आ जाएगा ऐसा प्रोडक्ट, 7 बार, तो 1/6 × 7। समझाए दोबारा? अरे जैसे 1/6 × 1/6, 1/6 तो 6 बार हो गया, और कहीं 3 आएगा क्या? तो 6 1 6 2 6 3, तो एक और बढ़ जाएगा। डिफिकल्ट है कि ठीक है? डिफिकल्ट है पॉलिटी, कैसा ना है? ठीक है। और अभी फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन कर रहे हैं। क्वेश्चन समझ में नहीं आता है IIT का जनरल पढ़ के मेंस का नहीं, एडवांस का। मेंस का तो सब यही इसी टाइप का रहेगा। एडवांस वाला क्वेश्चन पढ़ के समझ में नहीं आएगा कि करना क्या है समझ रहे हैं, इतना कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन रहता है। तो पॉलिटी कम्प्लेक्स नंबर तो बन जाएगा, पूरा ढंग से पढ़े रहेंगे। तो पॉलिटी थोड़ा सा विश्वसनीय नहीं है। एरिया अंडर कर्व का भी क्वेश्चन एडवांस में पूछता है, तो मल्टी करेक्ट में कोई ऑप्शन छूट जाता है, ठीक है ना? आप लोग बना ही नहीं है कि अनुभव हो आपको क्वेश्चन बैंक नहीं ऐसा एडवांस वाला नहीं। ठीक है, एक क्वेश्चन और प्रैक्टिस कर लीजिए, समझ में आ जाएगा। कंसीडर द एक्सपेरिमेंट ऑफ टॉसिंग ए क्वाइन। कंसीडर द एक्सपेरिमेंट ऑफ टॉसिंग ए क्वाइन। कंसीडर द एक्सपेरिमेंट ऑफ टॉसिंग ए क्वाइन। If the coin shows head, toss it again. फिर coin toss करना। If coin shows head, toss it again. यह 2 ही बार एक्सपेरिमेंट है,
एक और जो पिछले क्लास में हम लोग किए थे ना, अल्टरनेटली थ्रो करना था, तो वह इन्फिनिटी तक जाता, इसमें इन्फिनिटी तक नहीं जाएगा। बट इफ इट shows tail, then throw a dice. ठीक है। अब क्वेश्चन है, फाइंड पोलिटी ऑफ इवेंट, फाइंड द पोलिटी ऑफ इवेंट दैट डाइस shows a number greater than 4. Find the polity that the event, find the polity of event that dice shows a number greater than 4, given that there is at least one tail. Given that there is at least one tail. Given that there is at least one tail. डायग्राम बन गया आप लोगों का? डायग्राम, हाँ चलिए अब लिखिए वैल्यू। हो गया? हो गया बच्चे आंसर? कैसे है तुम्हारा 1/6? ये क्या माना? एट लीस्ट वन टेल सेपियर, एट लीस्ट वन टेल एपियर या कम्स अप, जो भी लिखिए। बी ए नंबर ग्रेटर देन 4, या ठीक है।
बी को तो ऐसे लिस्टिंग करना नहीं है, निकालना है वैल्यू हम लोगों को पी बी बाई ए। है ना, तो पी ए लिखना है, पी ए लिखो। पी ए का मतलब क्या है, एक टेल होना चाहिए। तो यहाँ पर है एक टेल, तो 1/2 इंटू 1/2 प्लस यहाँ पर टेल है तो 1/2 इंटू इसके साथ जो नंबर है 1/6, कितना बार आया, 6 बार। तो यह हो जाएगा, ये है ना पी ए। तो कितना आ गया, 1/4 1/2 3/4 3/4, सही है। अब निकालना आपको ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या हुआ, टेल भी हो 4 से ज़्यादा नंबर हो। तो यही 5 6 पॉलिटिक लिखते हैं सीधा इसका। तो 1/2 इंटू 1/6 2 टाइम्स ही ना हो जाएगा, 2 टाइम्स। तो ये 2, तो पी बी बाई ए क्या हो जाएगा, 1/6 3/4, तो 4 ऊपर चला जाएगा, 3 इंटू 6 क्या होगा ना, कैंसिल करने में गड़बड़ किया था तुम लोग, क्या कर दिया था तुम लोग। 4 नंबर जब रेशियो में तो क्या करते, ही करते हैं ना, 2/9 आंसर हो जाएगा। क्या और सॉल्व करना है ऐसा, हाँ उस कोई भी क्वेश्चन इस तरह करना है। तो यह कंडीशनल पॉलिटी का ही पार्ट था। आप हेड दीजिए बेज थ्योरम। बन जाएगा विशाल क्वेश्चन है। देखिए बेज थ्योरम क्या है, इसी का रिवर्स है, वो है अभी कंडीशनल ही है। एक था पार्टीशन ऑफ सेट A1 A2 A3 AN, और एक था कंजक्शन में इसका होने वाला इवेंट A। ठीक है, टोटल पॉलिटी का यही रिवर्स है। यह टोटल पॉलिटी में क्या कर रहे थे ना, यह निकाल रहे थे, यह ठीक है ना, यह निकाल रहे थे इसका वैल्यू। अब उल्टा है, यह अकर हो चुका है तो A1 निकालना, A1 अकर हुआ हो क्या चांस है, इसी को बोलेंगे बेज। ठीक है ना, ए का वैल्यू पता है तो A1 A2 में से कोई एक का अकरेंस का क्या चांस है। तो लिखिए इसको स्टेटमेंट, लेट A1 A2 AN be non-empty mutually exclusive and exhaustive let A1 A2 AN be n या ऐसे नॉन इम्पटी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव। तीनों वर्ड का मतलब पता है ना, एक्सक्लूसिव का मतलब डिसजॉइंट कॉमन नहीं हो, एग्जॉस्टिव का मतलब सबका यूनियन सैंपल स्पेस के बराबर हो जाए। एग्जॉस्टिव इवेंट्स एंड ए बी एन इवेंट which occurs in conjunction with A1 A2 ... AN।
एन देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए के बाई ए का फॉर्मूला क्या होगा, यही क्वेश्चन, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए के बाई ए। तो इसमें हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए के इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई ए के होल बाई पी ए वन इंटू पी ए बाई ए वन प्लस पी ए टू इंटू पी ए बाई ए टू प्लस डॉट डॉट पी ए एन इंटू पी ए बाई ए एन। यही है बेज थ्योरी का फॉर्मूला। देखो पी ए निकालना हो तो मल्टीप्लिकेशन, यदि टोटल प्रोबेबिलिटी हो गया, पी ए निकालना हो तो पिछले फार्मूला हम लोग पी ए निकाले थे, वो था थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। अब ए अकर हो चुका है तो ए के निकालना है। प्रूफ पी ए के बाई ए का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पी ए के इंटरसेक्शन ए बाई पी ए। अब पी ए क्या है, टोटल प्रोबेबिलिटी है, जो कंजंक्शन में हो रहा है उसका प्रोबेबिलिटी, उसको बोलते हैं टोटल प्रोबेबिलिटी। तो ये तो निकाल ही चुके थे ना, पी ए इंटरसेक्शन एस लिखे थे, एस को फिर लिखे थे ए वन यूनियन फिर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, समझ रहे हैं ना, ये ड्राइव कर चुके हैं पी ए। तो डी इंटर प्रूव हो गया पिछला फार्मूला से, और यह मल्टीप्लिकेशन थ्योरम से तोड़ दीजिए। नहीं समझा? तो प्रूफ के लिए बहुत कुछ लिखना नहीं है, इतना ही मत खत्म हो गया। सॉल्व करने के लिए टेक्निक क्या होगा, क्योंकि ये इसमें भी आपको स्पष्ट रूप से किसको क्या मानना है, इसी से टेक्निक भी ड्राइव करेंगे, वो तो आपको समझाने के लिए टेक्निक ड्राइव करते हैं। इसका मतलब क्या है, अकर हो चुका है, जिसका रिजल्ट पता है, तो जिसका रिजल्ट पता है उसको ए मान लेना है, ठीक है। और जिसका वैल्यू निकालना है उसको क्या करना है, ए के मानना है। ए के नहीं मानेंगे, ए वन ए टू ए थ्री मान लेंगे कुछ, ठीक है ना, समझ रहे हैं ना। तो फॉर्मूला ही बताएगा। तो इवेंट हुज रिजल्ट इज गिवन, रिजल्ट इज गिवन, उसको ए मान लीजिए। आई इवेंट हुज प्रोबेबिलिटी इज टू बी फाउंड, उसको ए आई लिख देते हैं, ए वन ए टू कोई भी मान लेंगे, ए वन ही जनरली मानेंगे, और फिर फॉर्मूला यूज कर दीजिए। तो यह दो बात समझ गए तो बेज थ्योरम जो है ना, अभी तक जितना पढ़ रहे हैं वो सब में आसान हो जाएगा। आप स्कूल में जब पढ़े होंगे तो बेज थ्योरम सबसे डिफिकल्ट लगेगा, लेकिन अभी देखेंगे तो बेज थ्योरम सबसे आसान है। इसमें जो कठिन बात है वह क्या है, A1 A2 A3 A4 मानना। तो इसको एग्जाम्पल समझते हैं। ये तो दो बात समझ गए ना, AI लिख रहे हैं लेकिन A1 मानेंगे। अब जैसे A1 मान लिए जिसका आंसर लाना है और जिस इवेंट का रिजल्ट दिया गया है वो उसको A मानना है। A2 A3 A4 किसको मानेंगे, ठीक है ना। इसी को मानना जो है ना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। तो A1 के साथ उस तरह का सिमिलर जितना पॉसिबिलिटी हो सकता है, जितना केसेज हो सकता है, उसको A2 A3 A4 यह मानना है। जैसे कि एग्जाम्पल समझाते हैं। एक बैग है, 5 बॉल्स है, ठीक है, और इसे पता नहीं है कि बॉल का कलर क्या है, यह अननोन है, देखना नहीं है। अब एक बॉल ड्रॉ किया गया, इसमें से 1 बॉल ड्रॉ किया गया, अब पाया गया कि वाइट है। तो क्या चांस है कि पांचों बॉल वाइट हो, यह क्वेश्चन है। क्या चांस है, एक हो चुका है तब दूसरा निकालना, उसको बोलते हैं कंडीशनल। और कंडीशनल डिफिकल्ट हो जाए तो उसी को बोलते हैं बेज थ्योरम। कंडीशनल ही है, ठीक है।
पहले क्वेश्चन क्या पढ़ते थे कि हिंदी में फेल हुआ है तो क्या चांस है कि इंग्लिश में फेल हो, ठीक है। अब यहाँ पर 5 बॉल है, पांचों कलर क्या हो, वाइट हो, या चारों भी वाइट हो सकता, 3, तो मेनी पॉसिबिलिटी बन जा रहा है यहाँ पर। तो ये बेज हो गया, ठीक है। एक ही केस बनता तो उसी को कंडीशनल बोले थे, तो कंडीशनल कहीं डिफिकल्ट रूप है। अब मल्टीप्लिकेशन का डिफिकल्ट रूप टोटल प्रोबेबिलिटी, ठीक है ना। दोनों का एक्सटेंडेड पार्ट पढ़ रहे हैं, जो पिछले क्लास में पढ़े थे उसी का एक्सटेंडेड। तो बोलिए इसमें क्या क्या माना जाए, फिर एक बार सुनिए। एक बॉल ड्रॉ किया गया, अब पाया गया कि वाइट है, तो क्या चांस है कि 5 बॉल्स बी वाइट। तो किसको ए मानेंगे, किसको A1 मानेंगे, भले आइडेंटिफाई कीजिए। ए किसको मानना है कि ड्रॉन बॉल इज वाइट, तो ए मानेंगे कि ड्रॉन बॉल वाइट हो, जिसका रिजल्ट पता है। और जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसको A1 मानना है, तो A1 किसको मानेंगे कि 5 बॉल्स भी वाइट, 5 बॉल्स बी वाइट, ठीक है। अब इसके साथ A2, A3, A4 कितना केस बनेगा, तो हो सकता है कि 4 बॉल वाइट हो, तो A2 मानेंगे 4 बॉल वाइट हो। यह आपको सोचना पड़ेगा, बस इसी में थोड़ा सा डिफिकल्टी होता है शुरू में स्टूडेंट को। फिर A3 मानेंगे 3 बॉल वाइट हो, A4 मानेंगे 2 बॉल, A5 मानेंगे 1 बॉल वाइट हो, A6 मानेंगे कोई वाइट नहीं मान सकते हैं, क्योंकि एक तो वाइट निकल चुका है, तो इतना ही पर रह जाएगा। और फिर फार्मूला यूज कर देना है, समझ रहे हैं ना। अब जैसे ये फार्मूला यूज भी करते हैं, थोड़ा सा एक एग्जांपल से देख लेते हैं। हमको निकालना है PA1/A। जब वाइट आ चुका है तो पांचों बॉल वाइट हो, इसका क्या चांस है। तो PA1 इंटू PA/A1, PA1 इंटू PA/A2, A1 प्लस PA2 इंटू PA/A2 डॉट डॉट ऐसे, ठीक है यहाँ तक ना। अब जो है ना PA1 का वैल्यू लिखना, ये इसमें भी स्टूडेंट को गलती होते हुए देखते हैं। PA1 का वैल्यू क्या होगा, सोचिए तो। हाँ, तो यहाँ पर वही देखेंगे केस कितना है, 1 2 3 4 केस में से कोई एक केस एग्जिस्ट करे, उसका प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा 1/4। N/N ही करना है, लेकिन N आपको खुद सोचना होगा, समझे ना। तो इसका हो जाएगा 1/4। अब पांचों बॉल वाइट है तो A होने का चांस क्या होगा 5/5, सर्टेन इवेंट हो जाएगा 5/5 समझ रहे ना। PA2 बताइए क्या होगा 1/4। 4 वाइट है तो एक वाइट ड्रॉ करने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा। इस बैग में 5 बॉल है तो 4/5, 4C1/5C1। समझाएं फिर दोबारा बोलो। तो स्टूडेंट को डिफिकल्टी 2 जगह पर होता है, एक होता है A1 तो समझा दिया कि किसको मानना है। A2, A3, A4 बनाने में थोड़ा सा समस्या होता है। A3 या तो कुछ ज़्यादा बना लेगा, नहीं तो कम बना लेगा, यह एक गलती करता है। और दूसरा ना यहाँ पर वैल्यू लिखना, PA1 PA2 का वैल्यू लिखना, यहाँ पर गलती होता है। नहीं PA1 जैसे 4 ही केस होगा ना, 4 केस होगा तो 4 केस होगा, पांचों बॉल वाइट हो, 4 बॉल वाइट हो, 3 बॉल वाइट हो, 2 बॉल वाइट हो। एक तो सर श्योर है कि एक वाइट निकला तो वाइट होगा, बोलो। अरे निकालना कुछ नहीं है पॉलिटी में, ठीक। हाँ, एक बॉल तो वाइट था, ये तभी निकला है ना वाइट, ठीक है। बोलो। अच्छा हाँ, एक और बन जाएगा कि, अच्छा ये लिखे नहीं थे क्या हम लोग, अच्छा लिखे थे, काउंट नहीं किया, तो 1/5 हो जाएगा। A6 नहीं होगा, यही ना है, ठीक है। अब इसी क्वेश्चन में दिखा दीजिए कि 2 बॉल वाइट निकल, 2 बॉल ड्रॉ किया गया, दोनों वाइट पाया गया, तब क्या बनेगा A1, बस यहाँ तक रुक जाएंगे, फिर A5 में नहीं जाएंगे, समझ रहे हैं ना, क्लियर है। एक एग्जांपल सब समझाते हैं आपको। एक टेस्ट में गोपी अपीयर्ड हुआ और उसके पास 3 रास्ते हैं आंसर देने का। क्या क्या, या तो खुद आंसर दे, जानता हो, नोज द आंसर, दूसरा बोलो गेस कर सकता है तो गेस कर किया, तीसरा
चोरी, कॉपी किया हो किसी से तो कॉपी, 3 तरीक़े से हो सकता है। अब नोज का पॉलिटी क्या होगा, कितना जानता है, इसकी क्या चांस है, तो वो आप कैसे बताएंगे? नहीं, नोज करना गेस करना दोनों इक्वली लाइकली है। आंसर को जानना और गेस करना दोनों बराबर बराबर है, बोलो नहीं, समझ रहे ना? तो कितना आंसर जानता है इसका पॉलिटी कौन बताएगा? वो हम बताएंगे ठीक है। तो मान लिया कि 3/5 है, समझ रहे ना? ये स्टैटिस्टिकल डाटा हो गया, डाटा मैंने इसका पास हिस्टोरिकल डाटा से ये पॉलिटी निकला 3/5 है। गेस किया, इसका नहीं दिया है क्वेश्चन में, इसका चांस क्या है? नहीं, हाँ गेस किया या नहीं दिया हुआ है। कॉपी करने का चांस क्या है? तो मान लिया 1/4 मान लिया, 1/5 बोलो, कॉपी करने का चांस, कॉपी 1/6 मान लेते हैं, थोड़ा कम कर देते हैं। तो गेस का कैसे निकालेंगे? आंसर दे दिया है, एग्जॉस्टिव कैसेज है, 2 का पॉलिटी पता है, थर्ड कैसे निकालेंगे? 1 माइनस कर लेंगे, समझ रहे ना? तो इसका भी वैल्यू पता हो गया। अब क्वेश्चन फिर एक बार समझिए कि एक क्वेश्चन का आंसर वह दिया है और देने का मीडियम हो सकता है नोज द आंसर, गेस द आंसर एंड कॉपी द आंसर, ठीक है। अब जब क्वेश्चन चेक किया गया तो आंसर इज करेक्ट, ठीक है ना, आंसर इज करेक्ट। तो व्हाट इज द चांस दैट ही मेड ए गेस, यही क्वेश्चन है। तो सबसे पहले ये बोलिए A1 ए किसको मानेंगे? हाँ, गिवन आंसर इज करेक्ट, इसको मानेंगे ए, गिवन आंसर इज करेक्ट, तो इसको ए मान लेंगे, ठीक है, समझ रहा है? A1 किसको मानेंगे? गेस, या A2 मान लेंगे गेस। तो A1 A2 A3 इसी को मानना है। तो A1 गेस मानते हैं तो A2 नोज द आंसर, A3 कॉपी द आंसर। तो ठीक है, A1 मान लिया गेस, A2 मान लिया नोज और A3 मान लिया कॉपी। फिर यही फार्मूला होगा, यही हो जाएगा ना। एक और बढ़ जाएगा इसमें, PA3 इंटू A/A3। अब बोलिए PA1 का वैल्यू क्या होगा? PA1 क्या हो गया? A1 क्या हो गया? गेस। तो गेस तो निकाल लेंगे 1 माइनस करके, वो निकाल लेंगे, तो ये तो निकल गया, ठीक है। अब PA/A1 कैसे निकालें? गेस किया है और आंसर सही हो गया, क्या चांस है? मल्टी करेक्ट क्वेश्चन है, 4 ऑप्शन है, बोलो। मल्टीपल चॉइस, मल्टी करेक्ट नहीं, मल्टीपल चॉइस है, सिंगल करेक्ट ऑप्शन है, 4 ऑप्शन दिया गया है, तो 1/4 हो जाएगा। गेस करने का चांस क्या हो जाएगा? एक ही सही होगा ना, 4 ऑप्शन है तो 1/4 हो जाएगा। तो ये तो हो ही गया। A2 का क्या है? नोज तो दिया हुआ है, PA/A2 कैसे निकाले? जानता है तो सही आंसर दिया है, इसका चांस क्या है? 1 हो जाएगा। नहीं समझ बात? तो जानता है तो सही आंसर दिया है। अब PA3 तो पता है, PA/A3 क्या होगा? A3 का मतलब है कॉपी, तो कॉपी किया है तब आंसर सही होगा, इसका क्या चांस है? कैसे निकालेंगे? पर सोचो, निकाल पाओगे क्या? वो भी डिपेंड कर जाएगा किस पर? स्टेट पर, जिसे कॉपी किया है तो उसका भी वैल्यू क्वेश्चन में दिया रहेगा, हो जाएगा ना। तो यही सब कठिनाई होगा और ओवरऑल ये आसान होता है बेज थ्योरी। तो बोलिए अब क्वेश्चन सॉल्व करना है इस पर, ताकि नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन सॉल्व करें हम लोग। बेज थ्योरी को तो समझ गए, बोलो बच्चे। बेज थ्योरी खत्म ही कर दिया जाए। टाइम हो रहा है, हाँ 6:30, ख़त्म कर देते हैं, आधा घंटा और लगेगा तो ख़त्म ही हो जाए। बेज थ्योरी इंटरेस्टिंग है। चलिए क्वेश्चन पर आते हैं। तो जो बोले हैं वही क्वेश्चन था, ये एग्जाम्पल नहीं दे रहे थे, एग्जाम्पल दे रहे समझाए, वही क्वेश्चन था। अब उसी क्वेश्चन के रूप में लिखेंगे। कहाँ गया बेज थ्योरी? लिखिए, ए मैन इज नॉन
टू स्पीक द ट्रूथ, ए मैन इज नॉन टू स्पीक द ट्रूथ, थ्री आउट ऑफ फोर टाइम्स। A man is known to speak the truth 3 out of 4 times. He throws a dice. इस चैप्टर में तो तुम्हारे पेरेंट को ही बुलाना था, फादर को, उनको तुम्हारा एग्जाम्पल देते समझाते नहीं कि तुम कितना सही बोलता था कि पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे। A man is known to speak the truth 3 out of 4 times. He throws a dice and reports that it is a 6. Report that it is a 6. Find the probability that it is actually a 6. Find the probability that it is actually a 6. सबसे पहले ये बोलिए, ए किसको मानना है? एक्चुअली ये 6 का मतलब सही बोल रहा है। रिपोर्ट दिया 6, तो वो इवेंट तो पता है ना, उसको ये मानना है, जिसका रिजल्ट पता है ना। हाँ, ये मानना है। हाँ ठीक है, तो रिपोर्ट इज 6। A1 किसको मानना है? मतलब डाइस पर 6 आया है, 6 कम्स अप। A2 किसको मानना है? अब एक चीज़ और समझ लीजिए, जैसे 6 कम्स अप, इसको एक और एग्जांपल था, ध्यान भी नहीं रहा। A2 को मानेंगे, 5 कम्स अप, लिखेंगे नहीं, समझेंगे। 5 कम्स अप, फिर A3 को मानेंगे, 4 कम्स अप, फिर A4, ऐसे मानेंगे। या दूसरा भी एक तरीका है कि A2 को मान लेंगे 6 नॉट कम्स अप, तो दोनों के आंसर सेम आएगा। 6, हाँ नो 6 कम्स अप, नो 6 कम्स अप, तो दो ही में काम चल जाएगा। लेकिन वह कलर वाला में नहीं मान सकते थे। क्यों नहीं मान सकते थे? नो 6 में ना पता है कि कितने एलिमेंट है, कितने एलिमेंट होगा, तो 5 एलिमेंट। लेकिन कलर वाला में बोलते हैं कि 5 बॉल है, और मान लिया A1 की एक वाइट बॉल है, 5 वाइट है, A2 मान लिया कि 5 वाइट नहीं है, तब फिर एनी नहीं निकाल पाते ना। नहीं समझे? 5 वाइट नहीं है, समझ रहे हैं? तब लिखना पड़ता है कि एक वाइट बॉल निकालने का चांस क्या होगा, तब नहीं काउंट कर सकते थे। तो वहाँ पर A2, A3, A4 मानना ही पड़ेगा। यहाँ पर A2, A3, 4 भी मान सकते हैं, या केवल A2 ही मान सकते हैं, क्योंकि इसका यह काउंटेबल है। समझ रहे हैं ना? तो लिखिए। अब इसके बाद बताइए क्या करना है, साथ सॉल्व कीजिए। क्या निकालना हम लोगों को? PA1/A। तो बेज थ्योरम का फॉर्मूला लिखना है, PA1। फॉर्मूला याद हो गया है कि नहीं याद हुआ अभी तक? इसमें डिवाइड कर देना है, PA1 PA/A1 PA2 PA1 का वैल्यू बताओ क्या होगा? A1 का तो 6 कम्स अप, तो 1/6 इंटू A/A1 का मतलब क्या होगा? पहले A1 अगर हो चुका है तो 6 आया है, तब 6 बोल रहा है, इसका मतलब ट्रूथ बोल रहा है। तो ट्रूथ का चांस क्या है? 3/4। वो तो क्वेश्चन दिया गया है 3/4। क्लियर है ना? फिर 1/6
इंटू 3/4 प्लस, अब बोलिए PA2 5/6 अकाउंटेबल है, इंटू 6 नहीं आया है, A2 का मतलब 6 नहीं आया है, तो A/A2 का मतलब 6 नहीं आया तब 6 बोल रहा है, तो झूठ, तो 1/4, तो ये आंसर हो जाएगा। सिंप्लीफाई कर देना है, कैंसिल कभी नहीं करना चाहिए, LCM इस तरह अच्छा रहेगा। बहुत लोग क्या है ना, कैंसिल कर देता है, कैंसिल नहीं करना है। क्यों नहीं कैंसिल करना, समझ रहे हैं ना। तो न्यूमरेटर में आ जाएगा 3 + 5, डिनोमिनेटर दोनों कैंसिल हो जाएगा। एक क्वेश्चन और ट्राई कीजिए। केमिस्ट्री क्लास है, कितना बजे से हो गया, हो शुरू हो गया है, ठीक है। तो समझ ही गए, बेस थ्योरम सॉल्व कर सकते हैं, मज़ा आएगा सॉल्व करने में। NCERT में माने नंबर ऑफ क्वेश्चंस है, उस सभी को सॉल्व कीजिए। आइए फिर नेक्स्ट क्लास में। कल कौन दिन है?